Hello everyone, welcome back once again to our chapter called as Molecular Basis of Inheritance। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हम लोगों ने लर्न किया था पैकेजिंग ऑफ द डीएनए के बारे में। तो डीएनए पैकेजिंग हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है और यूकैरियोट्स में कैसा होता है वो हमने लर्न किया था। जो बच्चों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले जाके वो वीडियो देख के आओ, देन वी कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। अगर नहीं भी देखा हो तो कोई भी बात नहीं है। तो रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है। तो यस, लास्ट लेक्चर में ये डीएनए रेप्लिकेशन वाला पार्ट में कंप्लीट करने वाली थी, बट वीडियो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गया तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तो रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए आज हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे इस सेशन में, लेक्चर 3 में। एंड साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हम लोग आज एक और एक एक्सपेरिमेंट लर्न करेंगे, लास्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई नो लास्ट लेक्चर में लास्ट एक्सपेरिमेंट भी प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बोला था। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये कौन से साइंटिस्ट ने हमको बताया एंड उसमें एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोसेस है या स्टेप है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन कवर अप करेंगे। तो आज का हमारा पार्ट क्या है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये है क्या चीज एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर ओके सी हमारे बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उनका सेल डिवीजन होता है, ये आप सबने सुना ही होगा। हमारे सेल के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेल डिवीजन में क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ द सेल डिवीजन हमारा जो एक सेल है, एक सेल से अगर आपको पता होगा तो दो सेल यहाँ पे बन जाते हैं, करेक्ट। तो एक सेल से यहाँ पे जब दो सेल यहाँ पे बनते हैं, एक सेल से जब दो सेल यहाँ पे बनते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, इसे हम यहाँ पे बोलेंगे डॉटर सेल्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो डॉटर सेल के बारे में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, आप सबको पता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, बराबर। तो ये जो सेल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, कैन आई कॉल इट एज द मदर सेल, एम आई राइट। तो मदर सेल का जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तो हमको यहाँ पे दो डॉटर सेल मिलते हैं, करेक्ट। तो मदर सेल के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट है वो डीएनए इक्वली डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस मदर सेल के पास जो भी डीएनए है वो डबल होना चाहिए, तब जाके डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए आ जाएगा, करेक्ट बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है ना, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली हमारे बॉडी में होता क्यों है। तो यहाँ पे होगा बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ वाले सेल में अगर आप यहाँ पे देखोगे डीएनए प्रेजेंट है, बराबर। तो डीएनए मदर सेल के अंदर ऐसा एक सिंगल प्रेजेंट है, मदर सेल के अंदर ऐसा सिंगल डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो डीएनए बन जाएंगे, मदर सेल के पास एक डीएनए है, यहाँ पे दो डीएनए बन जाएंगे। अब ये दो डीएनए ये दोनों डॉटर सेल के पास जाएंगे, यहाँ पे एक डीएनए जाएगा, यहाँ पे एक डीएनए जाएगा। तो डीएनए अगर आप यहाँ पे देखोगे इक्वली दोनों सेल में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कैन आई से दैट ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमको इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ग्रेड 11 में हम लोगों ने सेल डिवीजन के बारे में लर्न किया था, बराबर। तो क्लास 11 में सेल डिवीजन के बारे में अगर आपने लर्न किया होगा तो सेल डिवीजन के केस में क्या होता है, दो स्टेप होता है। कौन से दो स्टेप होते हैं, एक बार क्विकली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन से दो स्टेप है सेल डिवीजन में। बच्चा लोग अगर आप लोगों को याद है तो सेल डिवीजन जो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, करेक्ट। एक होता है इंटरफेस एंड दूसरा होता है बच्चा एम फेज, ऑलराइट। हम जब इंटरफेस के बारे में बात करते हैं तो इंटरफेस में यहाँ पे वापस से तीन आएंगे बच्चा, कौन से तीन आएंगे इंटरफेस में, आई होप आप लोगों को याद होगा। G1 फेज, ठीक है। देन यहाँ पे हम बोलेंगे S फेज एंड देन यहाँ पे हम बोलेंगे G2 फेज, ठीक है। जब मैं यहाँ पे M फेज की बात करती हूँ तो M फेज मतलब यहाँ पे आइदर होगा
माइटोसिस जो कि सोमैटिक सेल में होता है, एंड यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मियोसिस जो कि एग सेल या स्पर्म सेल के अंदर होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कहाँ होता है? तो सेल डिवीजन के जो दो स्टेप है, इंटरफेज एंड एम फेज, उसमें से अगर आप यहाँ पे केयरफुली नोटिस करोगे तो उसमें से ये जो एस फेज है, ठीक है, द एस फेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चा लोग यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है एग्जैक्टली होता किधर है? तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज के एस फेज में। तो इंटरफेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जहां एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनते हैं एंड वो डॉटर सेल के अंदर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो हमें अभी अभी आगे ये देखना है गाइस कि डॉटर सेल में जो डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है ये एग्जैक्टली होता कैसा है, व्हाट इज द प्रोसेस एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे अभी इन डिटेल लर्न करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन का डेफिनेशन क्या आएगा बच्चों? इट्स वेरी इजी। तो क्या लिखेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में? डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ DNA replication is the process of formation of daughter DNA, the process of formation of daughter DNA from mother DNA. ओके, एंड ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? इन केस ऑफ द यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस गाइस होगा न्यूक्लियस ऑफ द सेल में, एंड प्रोकैरियोट की अगर आप बात करोगे तो न्यूक्लियस इज नॉट दैट मच वेल डिफाइंड, तो उसका जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, तो वहां पे ये प्रोसेस होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो एग्जैक्टली ये तो मैंने आपको बस बोलते हैं ट्रेलर बता दिया, तो ट्रेलर के बाद पिक्चर अभी बाकी है। तो इतना इजी नहीं है डीएनए एप्लीकेशन जितना आप सोच रहे हो, बिकॉज एग्जाम में यार 2 या 3 मार्क्स देंगे ये लोग बोर्ड वाले, तो इतना चिंदी थोड़ी आपको देंगे। तो एग्जैक्टली डीएनए एप्लीकेशन होता कैसा है वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बच्चों, डीएनए एप्लीकेशन के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन डिटेल लर्न करेंगे। ठीक है, तो डीएनए एप्लीकेशन में लर्न करने से पहले हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए का अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को बाकी सब चीजें आसान हो जाएगी। तो डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप सबको पता है कि हमारा जो डीएनए बच्चों, हमारा डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, है ना? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो लेट मी टेल यू, सी ये हमारा डीएनए यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बहुत काफी बड़ा हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे मैं वाइप कर लेती हूँ इसे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डीएनए का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम लोग लेबलिंग देंगे। एक जगह पे आएगा 5 प्राइम, एक जगह पे आएगा 3 प्राइम। 5 प्राइम एंड 3 प्राइम का मतलब क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये 5 वाला जो एंड है, ये जहाँ पे एंड हो जाएगा 5 के अपोजिट में यहाँ पे जाएगा 3 प्राइम, एंड ये जो 3 वाला जहाँ पे एंड होगा इसके अपोजिट में जाएगा 5 प्राइम। बराबर, मतलब हमारे जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है दे बोथ आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक डीएनए अगर ऐसा भाग रहा है तो दूसरा डीएनए ऐसा भाग रहा है, मतलब वो कैसे दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो हमारा जो डीएनए है अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो अवर डीएनए का स्ट्रक्चर इट इज बेसिकली एंटी पैरेलल। हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? एंटी पैरेलल। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। द बोथ स्ट्रैंड्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमारा डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है इट इज गोइंग इन 3 to 5 डायरेक्शन, एंड हमारा जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है इट इज गोइंग इन 5 to 3 डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डीएनए स्ट्रैंड इज एंटी पैरेलल, मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है बच्चों? अपोजिट है। 3 एंड 5 का मतलब क्या है? वापस एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। 5 प्राइम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सी, हम जब यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे 5 प्राइम या 3 प्राइम, तो 5 प्राइम का मतलब होता है इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे फ्री प्रेजेंट है। फॉस्फेट ग्रुप इज फ्री एट दैट एंड। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डिस्कस करते हो यहाँ पे इन रिगार्ड्स विद द 3 प्राइम, तो 3 प्राइम का यहाँ पे मतलब होता है इसके पास अल्कोहल
मतलब यहाँ पे OH ग्रुप इज फ्री एट दैट एंड। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड 3 प्राइम का मतलब क्या है, ये मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया है। ऑलराइट, तो हमारा डीएनए कैसा है बच्चा लोग, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसा है हमारा, हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो डीएनए है, हमारा डीएनए कैसा है, डीएनए इज डबल हेलिक्स। डीएनए इज डबल हेलिक्स, मतलब डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है। और कैसा है वो, ऐसा पूरा कॉइल हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को पहले अलग करना पड़ेगा, बराबर। तो अभी आप सबको पता है कि हमारा जो डीएनए है ये कौन सी चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। थोड़ा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो दैट आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशन क्या है ये और डिटेल में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबको ही पता है बच्चा लोग कि हमारा जो डीएनए है, द डीएनए मॉलिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए मॉलिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे वापस एक बार मेंशन कर देती हूं मैं, वी कैन से दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड क्या है, आई होप बच्चा लोग आप लोगों को याद होगा न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, याद करो याद करो। शॉर्ट में एक बार वापस यहाँ पे बता देती हूँ मैं, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 चीजों से बना हुआ है। कौन से 3 चीजों से बने हुए बताइए। एक रहेगा हमारा शुगर, शुगर मतलब राइबोस शुगर रहेगा। दूसरा यहाँ पे रहेगा बच्चा लोग, दैट इज नथिंग बट फॉस्फेट ग्रुप, बराबर। एंड तीसरा हमारा यहाँ पे जाएगा, वो है मतलब नाइट्रोजन बेस। आई होप नाइट्रोजन बेस आपको याद होगा, एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। वापस एक बार क्विकली देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ये नाइट्रोजन बेस को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, याद है कौन से 2 ग्रुप में डिवाइड किया था हमने, ओके देख लीजिए वापस फटाफट एक बार देख लेंगे। प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स के बारे में हमने लर्न किया था। प्यूरिन्स में 2 ग्रुप आएंगे, कौन से 2 ग्रुप आएगा यहाँ पे, ए जी। पिरिमिडिन में यहाँ पे कौन आएगा, टीसी आएगा, बराबर। ए का फुल फॉर्म क्या था बच्चों, वेरी गुड एक्सीलेंट, एडिनाइन। जी का फुल फॉर्म क्या था गाइस, गुआनाइन, एक्सीलेंट। टी का फुल फॉर्म क्या था बच्चों, थाइमाइन। सी का फुल फॉर्म क्या था बच्चों, साइटोसाइन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बेस के बारे में हमने देखा था। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यस और नो। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उस बॉन्ड का नाम होगा बच्चों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मान लो हमारा ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो हमारा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये किस चीज से बना हुआ है, हमारा डीएनए किस चीज से बना हुआ है, ये काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जो है, हमारा डीएनए काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके मेरा पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया, बराबर। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड होगा, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम क्या है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड है उसे आप बोलोगे फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या है बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, आई कैन से दैट इट इज बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आप क्या बोलोगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया सारा बेसिक पहले, तो इसका पर्पस ये है सब बेसिक बताने का, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन में काफी सारे टर्म्स आएंगे जिसका मतलब हमको पता होना चाहिए। मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में सब बता दिया एंड आपको अगर नहीं पता चला तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक चीज है। हम जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको सबको पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है एग्जैक्टली करके, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड मान लो यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर न्यूक्लियोटाइड हमको डिस्कस करना है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके काफी सारे यहाँ पे वैरायटीज है। कौन से वैरायटी है न्यूक्लियोटाइड के, देखिए यहाँ पे आएगा AMP, यहाँ पे आएगा बच्चों CMP, यहाँ पे आएगा GMP एंड देन यहाँ पे आएगा
TMP, ठीक है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब क्या होता है, एमपी। एमपी का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे कॉमनली लिख देती हूँ, एमपी का यहाँ पे मतलब क्या होता है, तो एमपी का मतलब यहाँ पे कॉमनली आई एम राइटिंग, ये जो एमपी है, एमपी का कॉमन मतलब मैं लिखती हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगी। एम मतलब मोनो, पी का मतलब होगा फॉस्फो, ओके, पी का मतलब होगा मोनोफॉस्फेट, एमपी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मोनोफॉस्फेट। अपना वाला एमपी नहीं, मध्य प्रदेश वाला एमपी नहीं, यहाँ पे एमपी का फुल फॉर्म हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ हम लोग एमपी का फुल फॉर्म कंसिडर करेंगे मोनोफॉस्फेट। तो आप सोचेंगे मैम फिर ये लेटर्स क्या है, ये लेटर इसके रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये लेटर आने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा ए जो है, यहाँ पे ए का मतलब यहाँ पे होगा एडिनोसाइन, यहाँ पे जो सी है, सी का मतलब यहाँ पे होगा साइटोसाइन, साइटोसाइन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एडिनोसाइन, यहाँ पे साइटोसाइन की जगह पे यहाँ पे ये बनेगा बच्चों साइटिडिन, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। जीएमपी का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा, जी का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, टी का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा बच्चों, दैट इज नथिंग बट थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो लेटर्स है ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये जो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड आके हमारा क्या बनेगा बच्चों, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा जानना है, ये बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब इनका एग्जैक्टली काम क्या है, कैसे है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो लेट्स बिगिन विद द डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले हमको ये सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या करना पड़ेगा, रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड जो है, ये इस फॉर्मेट में जो रेडी है, वो पहले क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। नाउ दे आर इन द मोनोफॉस्फेट फॉर्मेट। डीएनए के केस में हमको क्या चाहिए, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्मेट में चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो चलो देखते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्टेप बनता है, दैट इज नथिंग बट द एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे कैसा होगा, देखिए यहाँ पे, तो स्टेप नंबर वन हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्टेप नंबर वन यहाँ पे होगा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये प्रोसेस होगा, वेयर दिस प्रोसेस विल हैपन, दिस प्रोसेस का लोकेशन कहाँ पे होगा, ये प्रोसेस का लोकेशन होगा बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल का बैकग्राउंड होता है साइटोप्लाज्म, वैसे जो न्यूक्लियस का बैकग्राउंड होगा उसे आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का जो भी बैकग्राउंड है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है बेसिकली, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स बताए मैंने आपको, वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ ADAMP, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया DCTP, देन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया DGTP, एंड देन टी नहीं आएगा यहाँ पे, एम आएगा, टी तो ये बाद में बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, DGMP, देन यहाँ पे आएगा DCMP, देन यहाँ पे आएगा DTMP, ठीक है। आई होप नाउ यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट द फुल फॉर्म। ओके, डी का मतलब क्या है, ओके, डी का मतलब ये डीएनए में प्रेजेंट है ना ये मॉलिक्यूल, तो अगर ये मॉलिक्यूल डीएनए में प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो ये डी प्रेजेंट है, ये डी का मतलब होता है मेरे बच्चों डीऑक्सी, ये डी का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी, ठीक है। तो डी का मतलब यहाँ पे होगा डीऑक्सी। नाउ ऑल दिस मॉलिक्यूल दे विल गेट एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वन एंजाइम। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, तो अब उस एंजाइम का नाम क्या है, देखिए, तो ये सारे जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज व्हाट, नेम ऑफ द एंजाइम इज व्हाट, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। फॉस्फोराइलेज नाम का ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एमपी का मतलब होता है मोनोफॉस्फेट, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये एमपी वापस में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये एमपी का यहाँ पे मतलब होता है मोनोफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा चिल्ड्रन, यहाँ पे ओके, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा,
फॉस्फेट ग्रुप ऐड, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये एमपी से क्या हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट से बन जाएगा ट्राइफॉस्फेट। तो अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर। तो ये जो एज इट इज ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बनेगा डी ए टी पी, डी जी टी पी, डी सी टी पी, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी टी टी पी। तो टी का फुल फॉर्म क्या है, एमपी का फुल फॉर्म था मोनोफॉस्फेट, टीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे बच्चों होगा यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट। मतलब हमने विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोराइलेज एंजाइम हमने क्या कर दिया है, एक फॉस्फेट को ऐड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, एक फॉस्फेट दो फॉस्फेट को हमने ऐड कर दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया इन एक्टिवेटेड फॉर्म। वापस, आई होप नाउ यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट विद द फुल फॉर्म। फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए तो वापस एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। ए यहाँ पे बन जाएगा, ए यहाँ पे बन जाएगा हमारा एडिनोसाइन, जी हमारा यहाँ पे बन जाएगा गुआनोसाइन। ठीक है, टी यहाँ पे बनेगा थाइमिडिन। ठीक है, हाँ, सी नहीं है यहाँ पे, सी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपना सी यहाँ पे बन जाएगा साइटिडिन, एंड यहाँ पे टी हमारा अभी बन जाएगा यहाँ पे थाइमिडिन। ठीक है, जो हमारे पिरिमिडिन है वो थाइमिडिन साइटिडिन हो जाएंगे, एंड अपने जो प्यूरिन्स है वो एडिनोसाइन गुआनोसाइन ऐसे फॉर्म में जाएंगे। नाउ ये जो भी न्यूक्लियोटाइड है, नाउ दे आर द नथिंग बट द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। अभी ये ऐड हो जाएंगे डीएनए को फॉर्म करने के लिए। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर। एंड अभी आपको बताइए कौन किसका पार्टनर है करके। ठीक है, तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिले ये सारे के सारे कौन है बच्चों, आई होप नाउ यू ऑल आर वेल अवेयर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बता दूं वापस। तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिले सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे जो मुझे मिले दे आर नथिंग बट एक्टिवेटेड दे ऑल आर नथिंग बट द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, किसका पार्टनर कौन है ये आपको सबको पता है, कौन किसका पार्टनर है। मतलब मैं आपके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे पार्टनरशिप कैसे होगा। सो पार्टनरशिप एकदम इजी है यहाँ पे। सो हाउ इट विल बी देयर, ए का पार्टनर हमेशा टी रहेगा, बराबर, एंड सी का पार्टनर हमेशा जी रहेगा। तो जी और सी का पार्टनरशिप है, ए और टी का पार्टनरशिप है। ऑलराइट, तो अभी ए एंड टी के बीच में और सी एंड जी के बीच में जो भी यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड, ये इनके बीच में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है, द नेम ऑफ द बॉन्ड इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात आ रही है समझ में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, तो हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो डबल हेलिकल है। तो डबल हेलिकल का जब सिंगल हेलिकल बनना पड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे ना, ये सारे मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे, एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे, तब जाके हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड बनेगा इन केस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो कैसे बनेगा, लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा यहाँ पे, तो बच्चों लेट्स सी। अभी आगे देखिए, हमारा डीएनए आप सबको पता है कि इट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, तो उसको पहले सिंगल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, देन विल प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा डीएनए, यहाँ पे डीएनए कैसा है, कॉइल्ड है, बराबर। तो डीएनए हमारा ऐसा एकदम कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये कॉइल्ड स्टेट में का जो डीएनए है, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल करना पड़ेगा। तो डीएनए के बीच में यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, ये डीएनए के बीच में कौन सा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये डीएनए के बीच में अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज अ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट। ठीक है, एंड उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर मैं उसको तोड़ूंगी तब जाके मेरा जो डीएनए डबल का सिंगल हो जाएगा। मतलब मुझे ये डीएनए का क्या करना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डीएनए का चलो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकअप करते हैं। ठीक है, तो डीएनए का अगर ब्रेकअप करना है तो हमको कोई ना कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो कौन सा एंजाइम ऐसा आएगा जो डीएनए का ब्रेकअप करके जाएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ऐसा यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम है, एंड उस एंजाइम का नाम है गाइस
that is nothing but DNA helicase. What is the name of the enzyme? DNA helicase. ये DNA helicase क्या करेगा, जो भी बॉन्ड है डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में का वो तोड़ देगा, उसको सिंगल बना देगा. तो व्हाट इज द नेम? डीएनए हेलिकेज. ये एंजाइम है, इसका काम क्या है गाइस? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम? दिस एंजाइम breaks hydrogen bond between two strands of डीएनए. डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो उसे तोड़ने का काम कौन करेगा? ये डीएनए हेलिकेज करेगा. तो यहाँ पे हमारा जो डबल डीएनए का स्ट्रैंड है वो सिंगल यहाँ पे बन गया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक फोक बन गया, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फोक बन गया यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे गाइस? दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फोक. क्या बोलते हैं हम लोग इसे? रेप्लिकेटिंग फोक. ठीक है, तो हमारा डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है ओपन हो गया. कैसे ओपन हो गया? चलो यहाँ पे देखते हैं. एक जगह पे 3 प्राइम प्रेजेंट है, एक जगह पे 5 प्राइम प्रेजेंट है. ठीक है, ये 3 वाला जहां पे एंड हो रहा है उसके अपोजिट में यहाँ पे 5 रहेगा. ये 5 वाला जहां पे एंड हो गया इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या रहेगा? 3 रहेगा. ऑलराइट, तो डीएनए हमारा यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया. अभी आपको स्प्रिंग तो पता है ना, वायर वाला जो स्प्रिंग है आप उसको जितना भी सीधा करो, आपने अगर प्रेशर रिलीज कर दिया तो वापस कॉइल बैक हो जाएगा. तो हमारा डीएनए भी कुछ ऐसा ही है. डीएनए भले कॉइल स्टेट में है बट है ना, अगर आपने उसका कोई भी एंजाइम अगर रिलीज कर दिया तो डीएनए वापस कॉइल हो सकता है. तो हमें कोई तो चाहिए जो डीएनए को कॉइलिंग से बचाए, जो उसको सिंगल रखे करके, उसको बोले वापस डबल ना हो. तो कौन है जो यहाँ पे आएगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे. तो यहाँ पे बच्चों अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, तो हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन्स है जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को आगे चिपक जाएंगे. हमारे पास एक स्पेशल प्रोटीन है जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को आगे चिपक जाएंगे. तो ये जो स्पेशल प्रोटीन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इनका नाम क्या है? तो ये स्पेशल प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इनका नाम है SSBP. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोटीन? SSBP. ये SSBP का फुल फॉर्म क्या है? सो लेट मी टेल यू ओवर हियर. SSBP का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. मतलब डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को जाके जो अटैच होगा उसे आप क्या बोलोगे? सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन. अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन का काम क्या है? ये क्यों प्रेजेंट है? मतलब ये एसएसबीपी डीएनए को कॉइल होने से बचाता है. उसे बोलता है भाई बस कर, वापस अभी कॉइल होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. तो ये एसएसबीपी का काम क्या है बच्चों? ये एसएसबीपी का काम है यहाँ पे, आई कैन से दैट एसएसबीपी here we can say that SSBP prevents coiling of DNA. SSBP का काम क्या है बच्चों? ये क्या करेगा? डीएनए को कॉइलिंग से क्या करेगा? बचाएगा. इट प्रिवेंट्स द कॉइलिंग ऑफ द डीएनए. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा. आई एम क्लियर विद दिस मच. ठीक है, तो हमारा डीएनए का दो स्ट्रैंड क्या हो गया? अलग हो गया. एक अलग हो गया 3 to 5 डायरेक्शन में, एक अलग हो गया 5 to 3 डायरेक्शन में. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, हमारा ये वाला स्ट्रैंड है, ये ओपन हुआ. कहां से कहां तक ओपन हुआ? ओपन्स फ्रॉम 3 to 5. ठीक है, डीएनए का ये स्ट्रैंड कहां से कहां तक ओपन हुआ? डीएनए का ये वाला जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे दिस ओपन्स फ्रॉम 5 to 3. ये 5 to 3 ओपन हो गया एंड ये 3 to 5 ओपन हो गया. तो डीएनए का जो स्ट्रैंड 3 to 5 ओपन हो गया, अब हम उसे क्या बोलेंगे? तो इसे बच्चा लोग वी कैन से दैट, इसे हम नाम देंगे. तो इसका कुछ नामकरण करेंगे. तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड. ओके, लीडिंग स्ट्रैंड से बेटर हम यहाँ पे इसको ये बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट. क्या बोलेंगे इसे हम लोग?
लीडिंग टेम्पलेट, ठीक है। ये वाला जो स्टैंड 5 to 3 ओपन होता है, इसे हम लोग बच्चा लोग बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लैगिंग, इसे हम बोलेंगे लैगिंग टेम्पलेट। जो 5 to 3 ओपन होगा वो लैगिंग टेम्पलेट, जो 3 to 5 ओपन होगा वो लीडिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, अभी आपको ये कंफ्यूजन होगा, एम आई राइट? तो टेम्पलेट क्या है एग्जैक्टली exactly? तो बच्चा लोग टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट शायद ये वर्ड आपने आपके मोबाइल में भी सुना होगा। अपना जो नॉर्मल मोबाइल का इनबॉक्स होता है, मैसेजिंग सिस्टम होता है, कोई भी कॉल करता है तो एक शॉर्ट मैसेजेस ऑलरेडी इनबिल्ड होते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी, आई एम ड्राइविंग, आई एम इन मीटिंग। तो टेम्पलेट होते हैं, वो आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो या आपके अकॉर्डिंगली आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डीएनए का जो टेम्पलेट है ये डिसाइड करता है उसके अपोजिट में आगे कौन आएगा। नहीं समझा? समझाती हूँ। मतलब ये टेम्पलेट एग्जैक्टली क्या करेगा, लेट मी टेल यू दैट वन थिंग ओवर हियर। मान लो, ठीक है, मान लो ये डीएनए का हमारा टेम्पलेट है, ठीक है। इसके पास कुछ डीएनए के सीक्वेंस है, लेट्स से ए जी सी सी टी सी ए, ठीक है। ये डीएनए का एक स्टैंड है, तो इसके पास एक सीक्वेंस है, इसके पास भी वही सीक्वेंस रहेगा बट उल्टे मैनर में रहेगा। इसके पास कौन सा सीक्वेंस रहेगा बच्चा लोग? जो इसका अपोजिट है वही सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या रहेगा, टी। जी है तो यहाँ पे सी, सी है तो जी, सी है तो जी, टी है तो ए, सी है तो जी एंड टी। ये डीएनए के ओरिजिनली ये दोनों एक साथ थे, अब ये दोनों एक साथ थे वो टूट गए। मैंने आपको बताया था ए एंड टी ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सी एंड जी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों का पार्टनरशिप हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। तो जहां ए रहेगा वहां पे टी रहेगा, जहां पे सी रहेगा वहां पे जी रहेगा, बाय डिफॉल्ट दोनों एक साथ रहेंगे, है ना। तो टेम्पलेट डिसाइड करेगा उसके अपोजिट वाले स्टैंड में कौन जाएगा करके, यस और नो। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक नया वाला स्टैंड बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमको यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड मिलेगा, करेक्ट। एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा एंड यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा। चलो मैं एक ही लिख देती हूँ सो आपको कंफ्यूजन ना हो करके, ठीक है। एक स्ट्रैंड यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक स्ट्रैंड मैंने ड्रॉ किया डीएनए का, बराबर। तो डीएनए का ये नया वाला स्ट्रैंड आया इसके अपोजिट में, तो ये पुराना वाला जो स्ट्रैंड है ये डिसाइड करेगा कि उसके नए वाले स्ट्रैंड के ऊपर कौन आएगा करके। तो इसके पास पुराने वाले के पास ए है, तो ए को कौन चाहिए, उसका पार्टनर चाहिए। कौन है ए का पार्टनर? टी है। तो अगर ए है तो ए किसकी जिद करेगा, टी की जिद करेगा। तो ए क्या बोलेगा, मेरे अपोजिट में मुझे टी चाहिए, टी के अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। यहाँ पे जी है पुराने वाले पे, तो पुराना वाला क्या बोलेगा, अरे मेरा जी है, मैं यहाँ पे जी हूँ तो मुझे सामने सी चाहिए, मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड चाहिए, मेरे बेस्ट फ्रेंड के बाजू में ही बैठूंगा अदरवाइज मैं नहीं बैठूंगा। तो जी के अपोजिट यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा। सी के अपोजिट में कौन आएगा, जी आएगा। सी है यहाँ पे वापस जी आएगा। टी है तो टी क्या बोलेगा, मुझे सामने ए ही चाहिए। सी क्या बोलेगा, मुझे जी चाहिए। टी क्या बोलेगा, मुझे ए बोलेगा, मुझे टी चाहिए। इसका मतलब जो डीएनए का नया वाला स्ट्रैंड फॉर्म हुआ वो किसके कहने पे फॉर्म हुआ, पुराने वाले स्ट्रैंड के कहने पे फॉर्म हुआ। इसका मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड एक डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड है जो डिसाइड करता है कि उसके अपोजिट वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर कौन होगा करके। बताइए समझ में टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा गाइस, बॉन्ड फॉर्म होगा। आपको पता ही है ए एंड टी के बीच में क्या होगा, यू ऑल आर वेल अवेयर दैट ए एंड टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सी जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये बस आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब ये होता है द डीएनए स्ट्रैंड विच डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। मतलब जो डिसाइड करेगा उसके अपोजिट में कौन होगा करके। तो व्हाट डज दैट मीन, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सब लोग यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों, ओके। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड decides the template strand decides the nucleotide sequence, nucleotide sequence on on
कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? अपोजिट। तो उसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड पे कौन होगा? ये टेम्पलेट डिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर? सो टेम्पलेट स्ट्रैंड डिसाइड्स द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो बच्चा लोग अभी टेम्पलेट का मतलब समझ में आया? तो ये पुराने वाले स्ट्रैंड ने डिसाइड किया उसके अपोजिट स्ट्रैंड में कौन होगा। तो जो डिसाइड करता है कि उसके अपोजिट में कौन होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? तो इसे हम लोग बोलेंगे लीडिंग टेम्पलेट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैगिंग टेम्पलेट। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। आगे जाते हैं अभी हम लोग यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस की तरफ। पहले तो हमने डीएनए को डबल था सिंगल कर दिया विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए हेलिकेज। अलग करने के बाद वो वापस से कॉइल हो सकता है, तो उसे हमने बचाया विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए की कॉइलिंग को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद हमने देखा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड 3 to 5 ओपन होता है वो लीडिंग टेम्पलेट है, जो 5 to 3 ओपन होगा वो लैगिंग टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मीनिंग आई टोल्ड यू, जो कि सामने वाला स्ट्रैंड क्या करेगा? डिसाइड करेगा कौन होगा करके। अब आगे देखिए बच्चों, डीएनए का स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन में अब आगे अभी हम लोग यहाँ पे क्या लर्न करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीएनए का ये स्ट्रैंड मैंने ऐसे यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 प्राइम है एंड यहाँ पे हमारा 5 प्राइम है, ठीक है। वापस एक बार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो 3 वाले से ओपन हुआ है इसे हमने नाम दिया है बच्चों लीडिंग टेम्पलेट, ठीक है। एंड इसको हमने बच्चों नाम दिया है यहाँ पे लैगिंग टेम्पलेट। मैं जानबूझ के यहाँ पे ब्रेक ब्रेक में आपको सिखा रही हूँ, सो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, लीडिंग टेम्पलेट एंड लैगिंग टेम्पलेट। अब आगे क्या, एक चीज बच्चा लोग याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 5 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन begins from 3 prime end of टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम एंड है वहां से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा बच्चा लोग? स्टार्ट होगा। ऑलराइट, तो अभी इसके अपोजिट में जो स्ट्रैंड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 3 के अपोजिट जाएगा, दैट इज 5 to 3। अब इतना होने के बाद ये 3 वाले से क्या होगा? इसको हमने लीडिंग नाम दिया। लीड का मतलब क्या होता है? आगे आगे जाना। लैग का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे अटकना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होता है? 3 से स्टार्ट होता है। किसका 3? टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 इधर है। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? चलो देखते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ऑलराइट। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विद वन ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, या एंजाइम हम उसे बोलेंगे। एंड इस एंजाइम का बच्चा लोग यहाँ पे नाम है, इसको हम बोलेंगे आरएनए प्राइमेज। ओके, आरएनए प्राइमेज से बेटर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे प्रोटीन, दैट इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है बच्चा लोग? ये प्रोटीन है। आरएनए प्राइमर क्या है? ये प्रोटीन है। ये आरएनए प्राइमर को किसने बनाया? आरएनए प्राइमर को बनाया किसने? हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। आरएनए प्राइमर जो है दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज नाम का एक एंजाइम है जिसने क्या किया? आरएनए प्राइमर को बनाया। आरएनए प्राइमर क्या है? ये हमारे गाड़ी का चाबी है। जैसे चाबी आप स्टार्ट करते हो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जैसे आप चाबी यूज करते हो, वैसे डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का चाबी कौन है? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आगे कहां पे चिपक जाएगा? 3 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब ये डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कर देगा? किक स्टार्ट देगा। तो आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए? व्हाई डू वी रिक्वायर द आरएनए प्राइमर? इसका जरूरत क्या है? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सो वी रिक्वायर आरएनए प्राइमर प्रोटीन। हमें ये क्यों चाहिए? ये क्या करता है? इट इनिशिएट्स डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन को कौन इनिशिएट करेगा?
डीएनए रेप्लिकेशन को कौन इनिशिएट करेगा? आरएनए प्राइमर इनिशिएट करेगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसने स्टार्ट कर दिया आरएनए प्राइमर ने। अब आरएनए प्राइमर के बाद कौन आएगा? हु विल कम आफ्टर द आरएनए प्राइमर? आरएनए प्राइमर के बाद अभी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन आएगा। ठीक है, अब उस इंपॉर्टेंट प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों? वी विल सी दैट ओवर हियर। उस इंपॉर्टेंट प्रोटीन का नाम है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज। इंपॉर्टेंट प्रोटीन का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को अपोजिट स्ट्रैंड में ऐड करने के काम आएगा। मतलब ये क्या करेगा बच्चों? व्हाट इट विल डू? डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? इट एड्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? अपोजिट। जैसे ए का पार्टनर रहेगा टी, सी का पार्टनर रहेगा जी, तो वो जो अपोजिट पेयर है उसे आप क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, एड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा डीएनए के स्टैंड के ऊपर। इज दैट क्लियर? मतलब अगर ए रहेगा तो वो टी को ऐड करेगा, सी रहेगा तो जी को पकड़ के लाएगा, टी रहेगा तो वो ए को पकड़ के लाएगा। तो वो ऐड करने का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज का है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे डीएनए का एक पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डीएनए का एक नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाएगा। वी विल गेट द डीएनए का न्यू स्ट्रैंड। तो डीएनए के न्यू स्ट्रैंड के यहाँ पे कौन प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, एंड उस मॉलिक्यूल का यहाँ पे नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन रहेगा यहाँ पे? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो ये कौन है बच्चों? यहाँ पे वी कैन से दैट दिस वन इज द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा एंड वो क्या करेगा? डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डीएनए का यहाँ पे नया स्ट्रैंड बन गया। वी गॉट द डीएनए का नया स्ट्रैंड। तो डीएनए का ये जो नया स्ट्रैंड मुझे यहाँ पे मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड वो ऐड करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा मतलब कैसे ऐड करेगा? वापस एक बार बता देती हूँ, वापस कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। ठीक है, ए जी सी टी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या करेगा? अपोजिट में ऐड करेगा। ए के अपोजिट में किसको ऐड करेगा? टी को। जी के अपोजिट में सी को, सी के अपोजिट में जी को, ए को। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज ने किया। तो हमको यहाँ पे डीएनए का एक नया स्ट्रैंड मिल गया। ठीक है, तो ये जो डीएनए का नया स्ट्रैंड हमको यहाँ पे मिल गया, अब इसे क्या बोलेंगे? तो डीएनए का जो नया स्ट्रैंड यहाँ पे मिल गया, इसे बच्चा लोग हम लोग क्या नाम देंगे? ठीक है, तो डीएनए का जो नया स्ट्रैंड हमको यहाँ पे मिल गया, इसे हम लोग बेसिकली नाम से बुलाएंगे। इसको बोलेंगे हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड। ये था लीडिंग टेम्पलेट। लीडिंग टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या था बच्चों? लीडिंग टेम्पलेट का डायरेक्शन यहाँ पे था 3 to 5। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? 5 to 3, मतलब उसके अपोजिट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मुझे डीएनए स्ट्रैंड मिला इसका अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पे जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 3 है तो 3 का अपोजिट 5, यहाँ पे 5 होगा तो 5 का अपोजिट यहाँ पे 3। तो जो नया स्ट्रैंड बनता है, नए स्ट्रैंड का डायरेक्शन होगा 5 to 3। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, 5 to 3 लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पे बन गया। तो लीडिंग स्ट्रैंड को आप कैसे डिफाइन करोगे? मुझे डिफाइन करना है लीडिंग स्ट्रैंड को। तो आप कैसे डिफाइन करोगे लीडिंग स्ट्रैंड को? आई वॉन्ट यू टू डिफाइन द लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो आप लीडिंग स्ट्रैंड को कैसे डिफाइन करोगे? इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे बच्चा लोग? द डीएनए स्ट्रैंड, द डीएनए स्ट्रैंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अपोजिट। ठीक है, द डीएनए स्ट्रैंड विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो अपोजिट में है आप उसे क्या बोलोगे? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, एंड एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों,
डीएनए जो हमारा बनेगा, नया डीएनए का स्ट्रैंड का डायरेक्शन हमेशा रहेगा 5 to 3। ठीक है, ये याद रखना। तो एम आई क्लियर विद द लीडिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी ब्रेकेज नहीं है, यहाँ पे डीएनए फॉर्मेशन इज हैपनिंग इन द कंटिन्यू मैनर। डीएनए स्ट्रैंड हैपेंस इन द कंटिन्यू मैनर। डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म्ड कंटिन्यूअसली, मतलब यहाँ पे कुछ भी ब्रेकेज नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी ब्रेकेज नहीं हुआ, डीएनए का स्ट्रैंड पूरा का पूरा क्या हुआ बच्चों, कंटिन्यू फॉर्म हुआ। तो आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, डीएनए को स्टार्ट करने के लिए कौन आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर के बाद कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। तो हमारा जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा उसके अपोजिट में उसका डायरेक्शन होगा 5 to 3, जिसे आप बोलोगे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ऑलराइट। अब हम देखेंगे उसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड में ये फॉर्मेशन कैसे होगा। अब उसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड में फॉर्मेशन कैसे होगा, तो लेट्स सी दैट ओवर हियर। अब हम लोग लर्न करेंगे रिगार्डिंग द लैगिंग स्ट्रैंड। तो अभी हम लोग क्या किसके बारे में लर्न करेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। ये था 3 प्राइम, ये था 5 प्राइम। तो नाउ वी विल डिस्कस हियर ओनली अबाउट द लैगिंग स्ट्रैंड। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे डीएनए को फॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग में कौन आया था, स्टार्टिंग में कौन आया था, यहाँ पे आरएनए प्राइमर आया था। आरएनए प्राइमर के बाद यहाँ पे कौन आया था, हमारा डीएनए फॉर्मेशन वाज इन द कंटिन्यू मैनर। ठीक है ना, तो डीएनए हमारा कंटिन्यू मैनर में यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो जो नया स्ट्रैंड फॉर्म हुआ उसका डायरेक्शन था 5 to 3। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यू फॉर्म में बन गया, ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड एंड ऑल दैट थिंग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में। लैगिंग मतलब क्या, उल्टा। इसका डायरेक्शन 5 इधर है, तो इसका डायरेक्शन 3 किधर होगा, इसका डायरेक्शन 3 किधर होगा बच्चों। ठीक है, डीएनए का फॉर्मेशन कहां से कहां तक होगा, 3 to 5 होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है, टेम्पलेट का 3 इधर है, तो डीएनए का फॉर्मेशन उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। हमने क्या बोला था, डीएनए डायरेक्शन happens, the DNA replication happens from the 3 prime end of the template strand। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3 प्राइम इधर है, तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, बट दैट इज हैपनिंग इन द उल्टा डायरेक्शन। तो डीएनए रुक रुक के चलेगा अभी यहाँ पे। एज यूजुअल डीएनए को स्टार्ट करने के लिए हमको कौन चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमको कौन चाहिए बच्चों, हमको चाहिए आरएनए प्राइमर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आ जाएगा। आरएनए प्राइमर क्या करेगा, एज यूजुअल डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इनिशिएट्स डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को ये क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। आरएनए प्राइमर के बाद कौन आएगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आरएनए प्राइमर के बाद बच्चों कौन आएगा यहाँ पे, आरएनए प्राइमर के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज। कौन आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। आई होप अभी आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है। डीएनए पॉलीमरेज का काम है कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना। यहाँ पे डीएनए का नया स्ट्रैंड बन जाएगा, यस और नो। तो अब डीएनए का जो नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाएगा वो रुक रुक के चलेगा। यहाँ पे डीएनए का एक छोटू सा स्ट्रैंड बन गया, वो रुक गया वापस। व्हाई, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन नाउ इट इज हैपनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अभी उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, रुक रुक के चल रहा है। गाड़ी बंद गिर गई, गाड़ी का बंद गिरने के बाद हम चाबी को बार बार स्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट करने का ट्राई करते हैं, तो हमारी चाबी कौन है, गाड़ी की, आरएनए प्राइमर। तो ये रुक गया, तो मुझे वापस किसको बुलाना पड़ेगा, अगर ये रुक गया तो मुझे वापस किसको बुलाना पड़ेगा, आरएनए प्राइमर को बुलाना पड़ेगा। आरएनए प्राइमर आ गया यहाँ पे। आरएनए प्राइमर के बाद हमारा वापस गाड़ी चलेगा, तो मुझे कौन चाहिए यहाँ पे, डीएनए वापस छोटू सा बनेगा। वापस गाड़ी चलते चलते रुक गया, तो वापस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कौन आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। ये गाड़ी को रिस्टार्ट करेगा वापस से। वापस हमारा जो डीएनए है ये वापस थोड़ा सा बनेगा आगे जाके, तो ये बन गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बच्चा लोग देखोगे लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग टेम्पलेट के ऊपर डीएनए टुकड़ों के फॉर्म में बना है, कंटिन्यू नहीं बना है। यहाँ पे डीएनए फॉर्मेशन वाज इन कंटिन्यू मैनर। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ वापस, यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू लीडिंग स्ट्रैंड, यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यू फॉर्मेट में बना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज इन द डिसकंटिन्यू मैनर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आई कैन से दैट
discontinuous, I can say that discontinuous lagging strand. लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बना बच्चों? डिसकंटिन्यू मैनर में बना, है ना? तो लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यू में बना मतलब डीएनए का ये छोटू छोटू टुकड़ा फॉर्म हो गया। तो डीएनए का ये जो छोटू टुकड़ा यहाँ पे फॉर्म हो उसका नाम कुछ तो होगा, है ना? तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिला है ये क्या है? दे आर नथिंग बट व्हाट? आई कैन से दैट दे आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए के छोटे फ्रैगमेंट है, तो डीएनए के छोटे फ्रैगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर फॉर्म होते हैं। ये ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। तो डीएनए का ये जो छोटा फ्रैगमेंट है, डीएनए के छोटे फ्रैगमेंट को हम यहाँ पे बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। डीएनए के छोटे फ्रैगमेंट को क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या बनेगा डीएनए का? यहाँ पे 3 है तो ये 5 रहेगा और ये 3 रहेगा। वापस डीएनए का डायरेक्शन 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा। ओके, तो डीएनए जो नया स्टैंड बनता है, न्यू डीएनए स्टैंड का डायरेक्शन क्या रहेगा? हियर आई एम मेंशनिंग, हियर आई एम मेंशनिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्टैंड का डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो नए वाला डीएनए का स्टैंड चाहे वो लीडिंग टेम्पलेट पे फॉर्म हो या चाहे वो लैगिंग टेम्पलेट पे फॉर्म हो, नया वाले डीएनए स्टैंड का डायरेक्शन हमेशा रहेगा 5 to 3। पुराने वाले डीएनए का स्टैंड का डायरेक्शन हमेशा रहेगा 3 to 5। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चा लोग? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मुझे स्टैंड मिला इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड मतलब क्या? जो लैगिंग टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो लैगिंग टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है, आप उसे क्या बोलोगे? लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? दिस इज लैगिंग टेम्पलेट। लैगिंग टेम्पलेट के अपोजिट में जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? अब ये डिसकंटिन्यू मैनर में फॉर्म हुआ है, बीच बीच में प्राइमर प्रेजेंट है। मुझे प्राइमर बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे डीएनए को क्या करना है? ज्वाइन करना है। क्या करना है मुझे? डीएनए को ज्वाइन करना है। तो अगर मुझे डीएनए को ज्वाइन करना है तो मुझे कोई ना कोई चाहिए, राइट? तो डीएनए को कौन ज्वाइन करेगा? हु विल कम? तो प्राइमर को कौन रिमूव करेगा? तो प्राइमर को रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए प्राइमर है, एक बार डीएनए का स्टैंड बन गया तो प्राइमर की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज प्राइमर काफी ज्यादा है। तो मुझे क्या करना है? प्राइमर को रिमूव करना है। सो हु विल रिमूव द प्राइमर? तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए हमारा एक यहाँ पे साथी आएगा, एंड उस साथी का नाम है बच्चा लोग यहाँ पे, साथी का नाम क्या है हमारे? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है बच्चों? ये डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इट रिमूव्स primers from lagging strand। मतलब प्राइमर का काम था डीएनए रेप्लिकेशन को किक स्टार्ट देना। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्राइमर को मुझे निकालना है, तो कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? प्राइमर को तो हटा दिया, बट डीएनए का जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है उसके बीच में गैप आ गया, तो गैप को मुझे रिफिल करना है। तो गैप को कौन रिफिल करेगा? तो गैप को रिफिल करने के लिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट को कोई ना कोई ज्वाइन करेगा। तो हु विल ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट? ओके, नाउ आई कैन से दैट नेक्स्ट वन, joining of Okazaki fragments, joining of Okazaki fragment। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को कौन ज्वाइन करेगा? हु इज दैट हीरो? जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को क्या करेगा बच्चों? ज्वाइन करेगा। तो प्रोकैरियोट में वो बंदा अलग रहेगा, यूकैरियोट के लिए अलग रहेगा। तो कौन है प्रोकैरियोट के लिए, यूकैरियोट के लिए? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे प्रोकैरियोट के लिए, तो हु विल कम इनटू द पिक्चर? तो joining of the Okazaki fragment in case of the prokaryotes it will be done by the polymerase 1। यहाँ आएगा डीएनए
पॉलीमरेज 1, ठीक है। एंड यहां पे आएगा बच्चों डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड इसका डिफरेंस क्या है? ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा किस केस में आएगा? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आएगा इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोट्स की, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहाँ पे आएगा इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करना, ये एमसीक्यू के लिए एग्जाम में आ सकता है, रिमेंबर दिस। अगर प्रोकैरियोट की बात कर रहे हो तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल रिलेटेड टू द डीएनए रेप्लिकेशन बच्चा लोग। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है ये डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के काफी सारे एंजाइम्स है, तो वो सारे एंजाइम को क्या करना है, आपको याद करना है। स्टार्टिंग में था हमारा डीएनए हेलिकेज, जिसने डीएनए डबल स्ट्रैंड को सिंगल कर दिया। बाद में आया एसएसबीपी, जिसने डीएनए की कॉलिंग को प्रिवेंट कर दिया। फिर पिक्चर में आया हमारा आरएनए प्राइमर, जिसने डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर दिया। देन दूसरा एंजाइम आया यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, जिसने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम कर दिया। लीडिंग टेम्पलेट में डीएनए फॉर्म इन द कंटिन्यू मैनर, लैगिंग में डीएनए अपना फॉर्म हुआ डिसकंटिन्यू मैनर पे। तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए का जो छोटा टुकड़ा मिला डीएनए का, उसे हमने नाम दिया ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो आरएनए प्राइमर बन गए, अब मुझे उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो मुझे किसको निकालना है? आरएनए प्राइमर को निकालना है। तो आरएनए प्राइमर को अगर मुझे निकालना है तो मुझे एंजाइम चाहिए, एंड उस एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए के बीच में गैप आ गया, वो गैप को मुझे रिफिल करना है, तो मेरे पास एंजाइम आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 फॉर द प्रोकैरियोट एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा फॉर द यूकैरियोट, जो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट को क्या करेगा बच्चों? ज्वाइन करेगा। सो इन दिस वे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाने के बाद, एज आप सबको पता है यहाँ पे, तो हमने अभी जस्ट क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ये ऐसा डीएनए था, यहाँ पे मदर डीएनए वाज प्रेजेंट, बराबर। तो ये मदर डीएनए से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दिस केस एज यू कैन सी दैट यहाँ पे हमको क्या मिला बच्चों? दो यहाँ पे डीएनए का दो स्ट्रैंड मिला एट द एंड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे व्हाइट वाला जो था वो टेम्पलेट स्ट्रैंड था, बराबर। उसके अपोजिट में नया वाला स्ट्रैंड बन गया। वी हैड सीन जस्ट नाउ, अभी हमने जस्ट ये देखा, यस और नो, ठीक है। ये जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, ये जो ऑरेंज वाला है, दिस इज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। दोनों केस में न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या था बच्चों? न्यू डीएनए स्ट्रैंड का डायरेक्शन था यहाँ पे, दैट वाज नथिंग बट 5 2 3, ठीक है। हमारा जो पुराना वाला स्ट्रैंड है, ओके, ये वाला क्या है बच्चा लोग? दिस वन इज द ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, तो ये ओल्ड वाले डीएनए स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा? ओल्ड वाले डीएनए डायरेक्शन का स्ट्रैंड होगा बच्चा यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट 3 to 5। ओल्ड वाले का डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चों? 3 to 5। नए वाले का डायरेक्शन क्या रहेगा? 5 to 3। तो ये दो मुझे यहाँ पे क्या मिले? डॉटर डीएनए मिले, बराबर। तो डॉटर डीएनए जब यहाँ पे बना बच्चों, क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो? दो नए डीएनए जब मिले तो एक डीएनए पुराना है और एक डीएनए नया है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, इसमें आई कैन से दैट 50% ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, 50% of the DNA strand is old in both the cases, am I right? And अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे in this case, ठीक है, यहाँ पे देखो, I can say that 50%, I can say that DNA strand is new, बराबर।
तो इन केस ऑफ द डॉटर डीएनए, मदर डीएनए का एक स्ट्रैंड एज इट इज रहेगा, एक वैसा ही नया बनेगा। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? यस। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों? सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन is semi conservative. ओके, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पे सेमी, सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। कंजर्व करना मतलब क्या? कंजर्व करना मतलब क्या? प्रोटेक्ट करना। हाफ इज प्रोटेक्टेड। ओके, मतलब रिटेन करना, रिटेन्ड। ओके, पुराना वाला स्ट्रैंड हाफ क्या किया? रिटेन किया, कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो आप लोगों को ना एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार आके गया है। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों? डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज अ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बिकॉज इन द डीएनए का स्ट्रैंड 50% of the strand is old and the 50% strand is new. And that's the reason the DNA replication is called as semi-conservative DNA replication. Am I clear with this बच्चा लोग? ठीक है, अब DNA replication semi-conservative है, ये हमको कैसे पता चला? How did I come to know that the DNA replication is semi-conservative? कोई ना कोई साइंटिस्ट रहेंगे ऑफ कोर्स, जिन्होंने हमको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, राइट? तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव? नाउ लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिए बच्चा लोग, वी वांट द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन। हमको क्या चाहिए बच्चा लोग? experimental confirmation. We want the experimental confirmation for the DNA replication is semi-conservative. Okay, experimental confirmation for what? किसके लिए चाहिए experimental confirmation? For proving DNA replication is सेमी कंजर्वेटिव। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हमको एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए, एंड वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमको किसने दिया? सो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो इसका प्रूफ हमको इन द ईयर 1958। ठीक है, कौन से ईयर में बच्चों? इन द ईयर 1958। इन द ईयर 1958 दो डिफरेंट साइंटिस्ट आए। कौन से 2 डिफरेंट साइंटिस्ट आए बच्चों? एक का नाम है यहाँ पे मैथ्यू मेसेल्सन एंड दूसरे का नाम है यहाँ पे फ्रैंकलिन स्टाल। ठीक है, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको बच्चों लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया फॉर प्रूविंग द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अभी उनके सेमी कंजर्वेटिव के लिए ना उन्होंने क्या किया, उनको क्या क्या मटेरियल चाहिए एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए। सो व्हाट आर द मटेरियल दे रिक्वायर्ड? तो चलो यहाँ पे देखते हैं, तो उनको क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ी एक्सपेरिमेंट के लिए। सो व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड? तो पहला मटेरियल तो क्या चाहिए उनको? डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है कि नहीं ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए उनको क्या चाहिए? बैक्टीरिया चाहिए या कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो अगर बैक्टीरिया चाहिए तो कौन सा बैक्टीरिया? कौन है हम सबका फेवरेट बैक्टीरिया? यस, हम सबका फेवरेट बैक्टीरिया यहाँ पे कौन है बच्चों लोग? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो उन्होंने किसको कंसिडर किया यहाँ पे? ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया बच्चों यहाँ पे? कंसीडर कर लिया। ई कोलाई साइंटिफिक नेम है, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप साइंटिफिक नाम लिखो तो उसको आपको अंडरलाइन जरूर करना है। तो मटेरियल नंबर 1, उनको काफी सारे ई कोलाई बैक्टीरिया चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उनको क्या चाहिए बच्चों?
नेक्स्ट व्हाट दे वांट, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, सेकंड रिक्वायरमेंट उनका क्या है, उनको नाइट्रोजन का मीडियम चाहिए। ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम। तो नाइट्रोजन के उन्होंने क्या लिए, दो आइसोटोप लिए, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए। आई होप आप लोगों को आइसोटोप क्या है उसका मीनिंग पता होगा। ठीक है, तो आइसोटोप दो नाइट्रोजन के लिए उन्होंने, तो कौन से दो नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए बच्चा लोग, सो लेट मी टेल यू। तो दो आइसोटोप लिए उन्होंने नाइट्रोजन के, एक है यहाँ पे हमारा सबसे नॉर्मल वाला N14 एंड एक लिया उन्होंने N15। तो N14 एंड N15, ठीक है, ऐसे दो नाइट्रोजन के उन्होंने क्या लिए, आइसोटोप उन्होंने कंसिडर किए। कौन सा वाला हेवी रहेगा नाइट्रोजन का आइसोटोप एंड कौन सा वाला लाइट रहेगा, यस एब्सोल्युटली राइट। अभी आप नंबर से ही बता सकते हो, एटॉमिक नंबर से। तो ये वाला जो है बच्चों, ये वाला जो रहेगा, दिस वन विल बी, दिस वन विल बी लाइट इन वेट एंड ये वाला कैसा रहेगा, हेवी रहेगा, हेवी रहेगा। एंड प्लस ये वाला कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव रहेगा N15 प्लस, ये कैसा रहेगा बच्चों, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का लिया उन्होंने N15 एंड दूसरा वाला कैसा था बच्चों, लाइट था। उसके बाद उनका थर्ड रिक्वायरमेंट क्या था, उनका थर्ड रिक्वायरमेंट अगेन इट्स वेरी वेरी इजी। थर्ड रिक्वायरमेंट उनका बच्चों यहाँ पे ये था कि उनको चाहिए था डेंसिटी ग्रेडियंट। ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए उन्होंने क्या यूज किया, कौन सा मीडियम यूज किया, तो डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए उन्होंने एक मीडियम का यूज किया जिसका नाम था CsCl2। ठीक है, CsCl2 का फुल फॉर्म क्या है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। CsCl2 का यहाँ पे फुल फॉर्म है बच्चों, दैट इज नथिंग बट C फॉर सेसियम। ठीक है, एंड Cl2 का फुल फॉर्म यहाँ पे जाएगा क्लोराइड। ठीक है, so these are the three basic material which are required by the Matthew Michelson and Franklin Stann, because exam में ये question आता है कि explain the experiment performed by the Matthew Michelson and Stann, या आपको indirectly ऐसे question पूछेंगे, explain the experiment which proves that DNA replication is semi conservative। तो DNA replication semi conservative है, ये prove करने के लिए experiment कौन सा है, तो अपना Michelson and Stann का experiment है। तो कैसा हुआ एक्सपेरिमेंट है, चलो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे वन बाय वन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज याद रखना, बैक्टीरिया के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को ग्रो करना है एंड यहाँ पे और एक मटेरियल हमको लगेगा बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिएंट मीडियम। ओके, हमको और चीज क्या लगेगी यहाँ पे, न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब क्या होता है, मुझे बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो मैं हवा में तो नहीं ग्रो करूंगी, है ना, तो कोई ना कोई मुझे लैब के अंदर एक पेट्री डिश चाहिए जिसमें अगार चाहिए, जिसमें सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए, जहाँ पे प्रॉपरली हमारा बैक्टीरिया ग्रो हो पाए। करेक्ट, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। तो ये सारे के सारे मटेरियल हमने क्या किए, हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किए फॉर द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ द मैथ्यूसन एंड मेसलसन के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो लेट्स सी दैट अभी वो एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे हमने किया। अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अभी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन में क्या क्या चीजें आएंगी अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट को यूज किया, वो बाद में। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक पेट्री डिश को कंसिडर किया। मान लो ये पेट्री डिश है, आपने शायद ये लैब में देखा होगा पेट्री डिश, इसको हम लोग नाम देते हैं पेट्री डिश कंटेनिंग, पेट्री डिश कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब इस पेट्री डिश में क्या है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। कौन से वाले न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है बच्चों, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इसमें, यस एब्सोल्युटली, मतलब हमें क्या करना है, इसके अंदर ई कोलाई को ग्रो करना है। तो अगर मुझे ई कोलाई को ग्रो करना है तो मुझे क्या लगेगा, कुछ मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली क्या किया, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। तो मुझे इसमें ई कोलाई को ग्रो करना है तो आई विल टेक केयर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, तो ये ई कोलाई को मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द ई कोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको ग्रो कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे ग्रो कर रहे ई कोलाई को। ठीक है, और एक चीज, ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम है, तो इसमें नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट है। मतलब ये पूरे मीडियम में क्या एग्जैक्टली प्रेजेंट है, इस पूरे मीडियम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट हैज N15। ठीक है, तो ई कोलाई का सेल जब डिवाइड होगा, जब ई कोलाई का सेल जब रेप्लिकेट करेगा, तो उसके सराउंडिंग में जितने भी चीजें हैं वो एब्सॉर्ब करेगा खुद का डीएनए बनाने के लिए। तो एक ई कोलाई सेल से दो ई कोलाई सेल बन जाएंगे, दो से चार बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे, ई कोलाई सेल को डिवाइड होने के लिए मौका दे रहे। तो यहाँ पे काफी सारे ई कोलाई सेल क्या होते जाएंगे, डिवाइड एंड रीडिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, तो ई कोलाई सेल जब डिवाइड हो जाएगा तो उसके सराउंडिंग का जो N15 नाइट्रोजन का आइसोटोप है वो उसे एब्सॉर्ब कर लेगा। एम आई राइट बच्चा लोग। तो यहाँ पे जितने भी ई कोलाई सेल होंगे, मान लो यहाँ पे मैंने ई कोलाई सेल का क्या किया, डीएनए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अभी ये जो डीएनए है ये ई कोलाई का, इसमें क्या होगा, काफी सारे रहेंगे इसमें आइसोटोप। किस चीज के आइसोटोप, किस चीज के आइसोटोप रहेंगे यहाँ पे, N15। बराबर, तो ये सारे डीएनए जो है ई कोलाई में, इसमें क्या रहेगा, N15 प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये सब में क्या प्रेजेंट होगा बच्चा लोग, डीएनए ऑफ ई कोलाई में सब में यहाँ पे प्रेजेंट होगा N15। ठीक है, वो डिवाइड करते जाएगा। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसी है बच्चों लोग कि एक ई कोलाई का सेल जब डिवाइड होता है तो उसको टोटल करीबन लगते हैं 20 मिनट। ठीक है, कितने मिनट लगते हैं उसको, 20 मिनट। तो व्हाट इज द रेप्लिकेशन टाइम ऑफ द ई कोलाई, तो ई कोलाई का यहाँ पे रेप्लिकेशन टाइम है, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज 20 मिनट्स। ई कोलाई सेल डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लेता है बच्चों, 20 मिनट्स लेता है। कितना लेता है ये बेचारा, 20 मिनट। तो 20 मिनट्स के अंदर एक ई कोलाई सेल से दो ई कोलाई सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया आगे, ये ई कोलाई के जितने भी सेल है हमने अभी इसे ट्रांसफर किया दूसरे मीडियम में जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, N14 प्रेजेंट है। ये वाले पेट्री डिश में क्या प्रेजेंट था, N15 प्रेजेंट था। अब हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे दूसरे मीडियम में जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, N14 प्रेजेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों एक दूसरा पेट्री डिश यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई कोलाई सेल को ट्रांसफर कर दिया। तो ई कोलाई सेल को हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बच्चों। ई कोलाई सेल को क्या किया हमने, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। वी ट्रांसफर द ई कोलाई सेल। तो अभी ये पेट्री डिश के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये पेट्री डिश के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे, आई कैन से दैट न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन्स, मतलब इस न्यूट्रिएंट मीडियम में बच्चा लोग क्या प्रेजेंट है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रेजेंट है यहाँ पे N14। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या प्रेजेंट है बच्चा लोग, N14 प्रेजेंट है। तो हमने ई कोलाई सेल को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या कर दिया, ई कोलाई सेल को ट्रांसफर कर दिया। मतलब यहाँ पे आई कैन से दैट, हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, वी कैन से दैट ई कोलाई सेल, ई कोलाई सेल्स transferred from N15 medium to N14 मीडियम। हमने ई कोलाई सेल को क्या किया बच्चों, ट्रांसफर किया। कहां से कहां तक ट्रांसफर किया, N15 मीडियम से हमने उसको N14 मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। बराबर, अब डीएनए रेप्लिकेशन होने लगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे नया डीएनए बना। तो नया डीएनए बनने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई, तो यहाँ पे डीएनए यहाँ पे बन गया। ठीक है, यहाँ पे डीएनए के ऐसे दो स्ट्रैंड बने। पहला वाला डीएनए में क्या था, N15 था। अब वो N15 वाला डीएनए जब दूसरे न्यूट्रिएंट में जाके ग्रो हो जाएगा
अब दूसरे वाले न्यूट्रिएंट में क्या प्रेजेंट है, N14 प्रेजेंट है। अब डीएनए जब रेप्लिकेट होगा ई कोलाई का, तो उसके आजू बाजू का वो N14 एब्जॉर्ब करेगा। उसका पुराना वाला कौन है, N15। अब नया वाला जगह कौन सा है, N14। अब वो किसको ले लेगा, N14 को ले लेगा। ठीक है, तो N14 को लेगा एंड नया वाला स्टैंड यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्म करेगा। दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वाले मीडियम में जितने भी इकोलाई सेल है उसमें क्या हो रहा है, एक वाला पुराना वाला स्टैंड है, एक वाला नया वाला स्टैंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैन आई से दैट यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे बना हाइब्रिड हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ क्या बना बच्चों, हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड। हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे एक वाले स्ट्रैंड पे क्या प्रेजेंट है, N14 प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रैंड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, N15 प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर। तो इसका मतलब क्या है कि डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा है तो एक स्टैंड उसका पुराना एज इट इज है एंड एक स्टैंड उसने नए मीडियम से ले लिया। ठीक है, अब हमने इसको और अलाउ किया 20 मिनट्स तक, इसको और अलाउ किया हमने ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो ये चीज है ना, इसको हमने क्या किया, फर्दर हमने इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे इसको और अलाउ किया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, आई कैन से दैट हियर allowed to grow further in N14 मीडियम। N14 मीडियम में ही आपने क्या किया, N14 मीडियम में ही आपने क्या किया, डीएनए को और फर्दर अलाउ किया उसको ग्रो होने के लिए। हमें अपना फंडा तो पता है, डीएनए जब भी रेप्लिकेट होगा तो डबल स्टैंड का पहले वो सिंगल स्टैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी डबल स्टैंड है पहला उनका सिंगल स्टैंड बन जाएगा, यस और नो। तो ये N14 के अंदर ही ग्रो हो रहा है। कहाँ पे ग्रो हो रहा है, N14 के अंदर। कहाँ पे ये ग्रो हो रहा है, N14 के अंदर। तो पहले ये जितने भी स्टैंड है ये पहले अलग हो जाएंगे, करेक्ट बच्चा लोग। तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये ऐसे पहले अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसको, यहाँ पे देखिए ये सारे अलग हो गए पहले। ठीक है, तो ये वाला जो है ये कौन है बच्चा लोग, N15 है ग्रीन वाला, करेक्ट। एंड जो ब्लू वाला है वो कौन है बच्चा लोग, ब्लू वाला है हमारा यहाँ पे N14। ठीक है, डीएनए का स्टैंड यहाँ पे अलग हो गया। अब हमने अलाउ कहाँ किया है, N14 में ही अलाउ किया है। तो अब नया वाला जो स्टैंड बनेगा वो भी N14 से ही बिलोंग करेगा, N15 तो है ही नहीं उसके पास। तो अभी नया वाला स्टैंड यहाँ पे बन रहा है तो वो भी N14 से ही ऐसे बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैन यू सी दैट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों भी कैसे बच्चों, यहाँ पे दोनों भी N14 है, बराबर। यहाँ पे दोनों भी N14 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइब्रिड प्रेजेंट है, यहाँ पे पुराना वाला स्टैंड N15 एज इट इज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है बच्चों, इससे ये प्रूव हो रहा है पुराने वाले ई कोलाई सेल का जो ओरिजिनल डीएनए है वो एज इट इज आगे ट्रांसफर होते जा रहा है एंड नए सेल का भी जो डीएनए है वो ग्रो होते जा रहा है। तो बच्चा लोग दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ विच इज गिवन बाय मेसर्सन एंड स्टाल टू टेल अस दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो भी डीएनए का बैंड उनको मिला उन्होंने क्या किया, सेसियम क्लोराइड यूज किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या है ये हम सबको पता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में टेस्ट ट्यूब को हम जोर जोर से रोटेट करते हैं सो दैट जो भी डिसॉल्व पार्टिकल है वो अलग अलग हो जाएंगे, बैंड यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये पूरे प्रोसेस के बाद उन्होंने क्या किया, ये सारे डीएनए बैंड को सेपरेट किया बाय यूजिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। तो अभी कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप में से कोई अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप ले सकते हो। अभी नेक्स्ट अभी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन उन्होंने किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम क्या था, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट
इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक, ये अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। अब इसमें एकदम काफी इजी है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को यूज किया था, ठीक है। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किए थे, ठीक है। कौन से 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब को, गंदा नहीं लगना चाहिए ना हमारा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सो विल ड्रॉ इट विथ प्रॉपरली। 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब का ये थोड़ा सा सर्कुलर बना लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बताया था बच्चों। ये इसके अंदर कौन सा डेंसिटी ग्रेडियंट है, इसके अंदर सेसियम क्लोराइड। आई होप आई टोल्ड यू दिस, ओके। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेसियम क्लोराइड। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट हो गई है। तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज सेसियम क्लोराइड, या इसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CsCl2। सारे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या अंदर प्रेजेंट है, ये सेसियम क्लोराइड क्या है बच्चों, ये सबके अंदर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि ये सेसियम क्लोराइड एक तरह का पानी है। पानी के अंदर अगर आप कोई हेवी चीज अगर आप फेंकोगे तो पानी के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। पानी के अंदर प्लास्टिक फेंकोगे या पानी के अंदर अगर आप लकड़ी फेंकोगे तो पानी के ऊपर फ्लोट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, डीएनए के बैंड को अलग करने का ट्राई किया इन दिस मीडियम। तो पानी मतलब हमारा सेसियम क्लोराइड है, कोई मटेरियल अगर आप फेंक रहे हो वो है मतलब अपना डीएनए का बैंड, ठीक है। तो डीएनए का बैंड यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ पे हेवी मटेरियल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने क्या किया था, लाइट मटेरियल लिया था, हेवी मटेरियल लिया था। तो हेवी मटेरियल देखिए यहाँ पे डीएनए अपना पहला दोनों में क्या था, N14 था, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट था बच्चों, N15 प्रेजेंट था पहले, ये वाले इक्वल की डीएनए में। 20 मिनट्स के बाद हमने नोटिस किया, 20 मिनट्स के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डीएनए का एक स्ट्रैंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें यहाँ पे 2 स्ट्रैंड मिले डीएनए के। एक स्ट्रैंड में डीएनए नया बन गया, एक में क्या बन गया बच्चों लोग, पुराना बन गया। यहाँ पे हमको क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 14N एंड यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 15N, या हाइब्रिड डीएनए हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ के केस में 4 अलग अलग हो गए। कैसे ये 4 अलग अलग हो गए, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस तरफ ड्रॉ कर देती हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये डीएनए एक तो हमको ऐसे मिल गया, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, N14 एंड N15 ऐसे ये अलग अलग यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 यहाँ पे हेवी बैंड है, 2 यहाँ पे लाइट बैंड है, हाइब्रिड बैंड है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बच्चों क्या होगा, अभी हमको बैंड को नोटिस करना है। तो ये बैंड ये कैसे होगा, हाउ इट विल लुक लाइक, लेट्स सी दैट ओवर वन बाय वन। ये हेवी है, N15 काफी हेवी है, ये रेडियो एक्टिव है। तो डीएनए को हम लोग सेपरेट करने का ट्राई कर रहे हैं इन द सेसियम क्लोराइड। तो एज इट इज वेरी हेवी तो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये बैंड आपको यहाँ पे कहाँ दिखेगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टैंड कहाँ जाएगा, N14 एंड N15 दोनों ही उसके पास, तो बीच में लगे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो बैंड है यहाँ पे बीच में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है, N15, ओके। एंड यहाँ पे जाएगा बच्चों N14, ठीक है, ये बीच में आएगा। नाउ इसके पास अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके पास 2 लाइट बैंड है और 2 हेवी बैंड है। तो 2 लाइट बैंड है सबसे ऊपर चला जाएगा, जो लाइट बैंड है वो सबसे ऐसे ऊपर चला जाएगा। जो मिक्स वाले 2 है वो ऐसे बीच में ही रहेंगे, ठीक है। जो मिक्स वाला है जो ऐसे बीच में ही रहेगा। कैन यू सी दैट ओवर हियर, डेंसिटी ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे टाइमर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आई कैन से दैट 20 मिनट्स का हमने गैप लिया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 20 मिनट्स के बाद, ठीक है, 20 मिनट्स के बाद ये चीज हुआ, ये बैंड, और 20 मिनट, पहले वाला 20 मिनट एंड बाद वाला 20 मिनट, ठीक है। तो और यहाँ पे बढ़ गया, तो ये और नेक्स्ट 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट्स में क्या होगा, नेक्स्ट 20 मिनट्स में आपको ये बैंड मिल जाएंगे, करेक्ट। तो दिस इज अवर डेंसिटी ग्रेडियंट बच्चा, ये डीएनए का बैंड है ई कोलाई का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, N14, यहाँ पे यह हाइब्रिड मोड है, एंड यहाँ पे क्या है, मिक्स है, लाइट एंड डार्क बैंड। तो लाइट वाला सबसे ऊपर है, हेवी वाला सबसे नीचे है, एंड मीडियम वाला बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज अवर मेथड एंड स्टाइल का एक्सपेरिमेंट बच्चों, जो हमको बताता है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो आई होप गाइस डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन टू टेल अस दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये हम लोगों को समझ में आया होगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को इन डिटेल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और लर्न करेंगे रिगार्डिंग द जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, सेंट्रल डॉग्मा क्या है। तो ये सब चीजें हम लोग कवर अप करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।